लागत में आएगी 70% की कमी। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के मामलों में वृद्धि। कोरोना वायरस के करीब 81% नए दैनिक मामले इन 6 राज्यों से। टीकाकरण अभियान देश में पूरी रफ्तार से जारी। अब तक 5 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। 24 घंटों में 23 लाख से अधिक को लगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुक्रवार और शनिवार को बांग्लादेश का दौरा। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर हो रहा है दौरा। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, दोनों देशों में होंगे कई समझौते। और टोक्यो ओलंपिक की टॉर्च रिले शुरू। 121 दिन में जापान के 47 शहरों से गुजरेगी। 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर मतदान होगा। 81 लाख मतदाता 269 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में भी शनिवार को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा और इस दिन असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और दोनों ही राज्यों में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जिसमें असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। और 5 चुनावी राज्यों में प्रचार भी चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली की। अमित शाह ने अपने संबोधन में राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कम्युनिस्ट हो, चाहे दिल्ली हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लोग रोजगारी नहीं दे सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोजगारी अगर यहाँ के युवा को चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए। आज सूखे प्रत्याशी को आपका आशीर्वाद दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिम बंगाल के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल कभी भारत का समृद्ध और औद्योगिक राज्य माना जाता था, लेकिन पहले कांग्रेस और फिर वाम दलों और आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट कर नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, टीएमसी के भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जमकर कामकाज हुआ। सत्र के दौरान सदन में 18 बिल पारित हुए। लोकसभा में लोकहित से जुड़े 583 मामलों को उठाया गया। सत्र के दौरान कुल 3591 पेपर सदन के पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 114% रही। Total 20 bills we have introduced, 17 in Lok Sabha, 3 in Rajya Sabha. 18 bills are passed from Rajya Sabha and 19 bills from Rajya Sabha.
Put together, 18 bills from both the houses have been passed, barring few hours. That the total function of the house, both the houses, were quite good. There was discussion, there was debate, and this is the spirit of democracy. I thank the even both ruling as well as opposition bench also. सरकार बढ़ते प्रदूषण को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रही है, जिससे प्रदूषण कम हो सके। उन्होंने कहा कि वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी के दाम कम होने से आने वाले 2 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम काफी कम हो जाएंगे। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि एक तरफ पोल्यूशन जिन कारणों से होता है वो कैसे कम करें। जैसे हमारे तरफ से एक पॉजिटिव प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस पर काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है और 2 साल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर और डीजल की बस, इसकी कीमत इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक के समान दोनों एक होगी। इतना रेट कम हो जाएगा। पुराने वाहनों पर हरित कर, इस सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कराने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। डीजल की बसेस अगर वो सीएनजी पर कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से पोल्यूशन काफी कम हो सकता है। उसके बारे में सरकार सहानुभूति से सोचेगी और वो बस फिर कुछ दिन तक चल सकेगी। और साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार दिल्ली मुंबई के बीच 1300 किलोमीटर लंबे ई हाईवे को बनाने पर भी काम कर रही है, जिससे परिचालन की लागत में 70% की कमी आएगी। दिल्ली से मुंबई ये 1300 किलोमीटर हाईवे को हम ई हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर जो ट्रक और बसेस होगी वो 120 किलोमीटर के स्पीड से इलेक्ट्रिक पर चलेगी और रेलवे का जैसा इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सिस्टम होती है वही होगी। सीमेंस कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी करके जर्मनी में रोड बनाया। कल उन्होंने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया, बातचीत हुई और इसमें उस प्रकार के ट्रक और बसेस करने से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 70% कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को भी नए आयाम मिलेंगे। ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे में। 26 मार्च को ढाका भारत और बांग्लादेश की दोस्ती कुछ ऐसे ही रंगों से सराबोर होगा। दोस्ती का ये रंग और गाढ़ा और पक्का होगा, तो साथ ही संबंधों में नई ऊर्जा और नई रफ्तार भी दिखेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के एक और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा कोविड महामारी के संकट के बाद किसी विदेशी राष्ट्र का पहला दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। Bangladesh is celebrating the 50th anniversary of its liberation war. India had lent its full support to this noble cause in which Indian soldiers also sacrificed their lives. Both countries are commemorating 50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you're aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971, and 6th of December 1971 to be precise. This is also the year of commemoration of the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bangladesh nation, being celebrated throughout Bangladesh as Mujib Borsho. पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन के साथ मुलाकात भी शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक जिन क्षेत्रों में हस्ताक्षर होंगे उनमें व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग, स्वास्थ्य, रेलवे और नए क्षेत्रों में सहयोग अहम है।
दोनों देशों में हाल के दौर में संबंध काफी बेहतरीन रहे हैं और विदेश सचिव ने इसे संबंधों का स्वर्ण युग करार दिया। Our relationship with Bangladesh has attained historic heights in strong political and people-to-people ties. This has facilitated a partnership marked by conversations and discussions in candor, friendship and comfort. Under the leadership of Prime Minister Modi and Prime Minister Sheikh Hasina, our two countries have made remarkable progress in all areas, fully justifying this era being referred to as a Shonali Adhyay or a golden era in our relationship. Prime Minister Modi is looking forward to his visit and interacting with the leadership of and people of Bangladesh. इससे पहले अक्टूबर 2019 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थीं और तब दोनों देशों के बीच कई समझौतों के साथ ही 3 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें गैस परियोजना अहम है। पीएम का ये दौरा भारत की बांग्लादेश से जुड़ी प्राथमिकता को भी दिखाता है। ये दौरा 3 युगांतरकारी घटनाओं मुजीब बुरशो यानी शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव से भी सीधा संबंध रखता है। ढाका से अश्विनी और दिल्ली से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पीएम के दौरे का अहम बिंदु रहेगा। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बंगबंधु नाम से एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म में अभिनेत्री नुसरत फारिया ने काम किया है। नुसरत ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से अपनी मुलाकात के अनुभवों को साझा किया। हमारे संवाददाता रमेश रामचंद्रन के साथ। बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है इस साल और इस अवसर पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लेगेसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बांग्लादेशी अभिनेत्री नुसरत फारिया। नुसरत, शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि इस फिल्म में आप शेख हसीना जी की भूमिका अदा कर रही हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि सबको ऐसा नसीब में नहीं होता, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा आया है एंड मुझे सिलेक्ट किया गया है शेख हसीना की यंगर वर्जन प्ले करने के लिए, वेयर आई एम प्लेइंग 18 साल से 29 तक। बंगबंधु के ऊपर ये पिक्चर बन रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो फैमिली है, उनका फैमिली के अगर आप लोगों को पता है कि उनका फैमिली में जो था हसीना एंड रेहाना के सिवा सबको एक ही रात सबको ब्रूटली मार दिया गया है। सो our audience, our people doesn't know about the rest of the family members of his family. तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्चुअली बड़ी बात है कि इतना क्रूशल मोमेंट तक और इतना तक मैं शेख हसीना जी की रोल प्ले करने का मौका मुझे मिला है। शेख हसीना जी के रोल को, पात्र को निभाने के लिए क्या आपको कुछ अलग प्रयास करना पड़ा, एक होमवर्क करना पड़ा कि उनके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, ये सब कुछ सीखना पड़ा आपको? आई टुक आवर मैम 20 minutes ऑफ टाइम। इज लाइक मैम मैं आपका 20 minutes लूंगी और मुझे ये सब सवाल का क्वेश्चंस का एक्चुअली आंसर चाहिए। एंड वो इतनी अच्छी है और शी इज सो डाउन टू अर्थ एंड इतना नाइव है वो मुझे एकदम प्रॉपरली वो 20 minutes उसने मुझे दिया और वो सब कुछ का आंसर किया, जो मैं आपको इतना रिवील बता नहीं सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि लास्ट के एंड में उसने मुझे सिर्फ यही बोला कि आपको जो भी करना है आप दिल से करिए, कॉन्फिडेंटली करिए। श्याम बेनेगल जी डायरेक्ट कर रहे हैं ये बायोपिक शेख मुजीब पे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? एज अ डायरेक्टर तो मतलब ही इज द बेस्ट, एवरीबडी नोज इट, बट ऑन सेट हम लोग तो इधर से उधर गए हैं, सो देयर इज अ लैंग्वेज गैप, थोड़ा बहुत हम लोगों का कल्चर भी सब कुछ मिलाकर देयर इज अ थिंग, बट ही मेड ऑल ऑफ अस सो कंफर्टेबल। एंड हम जो काम कर रहे थे तो वो हम लोगों को इतना अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऐसे बताते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, और वो स्क्रीन पे इतना मैजिक दिखाता था। यंग बांग्लादेशी जनरेशन, आपके जनरेशन है, वो 1971 वॉर से क्या सीख ले सकती है, क्या सबक ले सकती है? We are very proud of ourselves because in this 50 years, our honorable Prime Minister and the whole country जितना progress किया है, I know a lot of development country haven't done it. After 50 years, if you come and visit Bangladesh, you will see a different Bangladesh just because of this young star and because our father of the nation actually showed us this path. तो नुसरत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे में कई अहम धार्मिक पड़ाव भी जुड़े हैं।
बांग्लादेश में ओराकंडी मतुआ संप्रदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु हरिचांद ठाकुर के मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ओराकंडी में प्रधानमंत्री मतुआ संप्रदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये मंदिर है मतुआ संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठ आस्था का, क्योंकि गुरु हरिचांद ठाकुर ने यहीं से इस संप्रदाय की शुरुआत की। इसे ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं और जहां जहां मतुआ के लोग पहुंचे, मतुआ संप्रदाय को जानने वाले पहुंचे, गुरु हरिचांद ठाकुर का उपदेश भी लोगों तक पहुंचा। हम इस मंदिर में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हम गुरु हरिचांद ठाकुर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है। रात्रि बेला गाछ तलाय आसे सबार मतो बसे। हरिचांद ठाकुर रात के समय पेड़ के नीचे यहाँ आए, जहाँ उन्होंने गुरुचंद ठाकुर और उनके छोटे बेटे को अलौकिक तरीके से दिखाया कि यहाँ मंदिर है जिसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित की गई है और भक्त भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाद में हरिचांद ठाकुर के इसी वर्णन के अनुसार वहाँ मंदिर की स्थापना की गई। हरिचांद ठाकुर भगवान विष्णु, भगवान राम, कृष्ण के अवतार हैं। हरिचांद ठाकुर हरिनाम का प्रचार करने आए थे। हरिनाम के प्रचार का उद्देश्य मानवता के बीच सद्भावना का भाव पैदा करना था। जैसा कि सभी धर्मों का संदेश है, सभी संप्रदायों का संदेश है, यही मतुआ संप्रदाय का संदेश है कि सभी का सम्मान करो, शांति रखो, अहिंसा का पालन करो और इससे भी ज्यादा हरि नाम का उच्चारण करते रहो। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज। साबरमती के संत महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया। दांडी मार्च उस राजनीतिक प्रयोग का अहम पड़ाव थी जिसमें गांधी जी ने यात्रा के दौरान हर सोमवार को मौन व्रत रखा, जो आगे चलकर एक अभिनव प्रयोग साबित हुआ। दांडी यात्रा के दौरान हर सोमवार महात्मा गांधी मौन व्रत रखते थे। रविवार यानी 23 मार्च को समनी पहुंचकर गांधी जी ने 24 मार्च को मौन व्रत रखा। इतिहासकार मानते हैं कि आंदोलन, भीड़ या कहें कि जनता की आवाज सुनने वाले महात्मा गांधी एक दिन का मौन व्रत रख अपनी ताकत और अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करते थे। गांधी जी